गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर कामा के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह बात करूंगा गणित विषय पर। कक्षा 10वीं की गणित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के अंदर अपने पास में कुल 19 टॉपिक है, 19 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है वैदिक गणित। वैदिक गणित जैसा कि आपको ज्ञात करा दूं। दूसरा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तीसरा जो चैप्टर है अपने पास में पॉलिनोमियल बहुपद। चौथा चैप्टर अपना ग्राफ से संबंधित है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको अपन लोग बोलेंगे। पांचवा जो चैप्टर है अपना, पांचवा है वो है एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। छठा जो चैप्टर है, छठा, सातवां, आठवां, तीनों ही चैप्टर त्रिकोणमिति के हैं। त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में भी अपन के पास पहला चैप्टर टेबल पर आधारित है। एक त्रिकोणमिति की टेबल है, उस पर आधारित है। दूसरा जो है सातवां चैप्टर जिसको नाम दिया गया है वो सर्व समीकरण। सर्व समीकरण थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। सर्व समीकरण जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार के 3 सर्व समीकरण पूरे डिटेल से विस्तृत अध्ययन करेंगे अपन लोग। आठवां जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का है। इनके अनुप्रयोग हैं ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी से संबंधित है। नवां जो चैप्टर है अपने पास में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये अपनी मैथमेटिक्स का एक छुपारोत्तम चैप्टर है। ये बड़ा ही गजब है, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि साहब 10वीं बोर्ड में पास होने के लिए केवल ग्राफ और बारंबारता ही अनिवार्य है। ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से भूमिका निभाता है। यदि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया जाए इसको तो बहुत ही छुपारोत्तम चैप्टर है। 10वां चैप्टर है लॉकस, बिंदुपथ। बिंदुपथ। और 11वां जो चैप्टर है वो है समरूपता। 12वां जो चैप्टर है वो है वृत्त। और 13वां भी वृत्त से ही संबंधित है, ठीक है साहब। 14वां जो चैप्टर है वो है रचनाएं। 15वां और 16वां चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। 17वां जो चैप्टर है वो है अपना बारंबारता। 18वां चैप्टर है प्रायिकता। और 19वां अपने पास में 4 नंबर की रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। इस प्रकार से अपना सिलेबस है। इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करें। वैदिक गणित आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। एक आदिकेन पूर्व से गुणा है, जोड़ है, घटा है, भाग है। एक इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके पास में आएगा तो वो आएगा शून्य साम्य समुच्चय के द्वारा एक बीजगणितीय पदों के मान ज्ञात करना, ठीक है सब। वो भी अपन लोग पूरा चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पास में आती वास्तविक संख्या है। इसके अंदर एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मली अपने पास में आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं अपन लोग। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, इसको अपन लोग बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे साहब, ठीक है साहब। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, शायद मेरे साथ में पढ़ने वाले किसी बच्चे का नहीं छूटता है। ये 3 नंबर अपने यहाँ से पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में अपना एक चैप्टर आता है पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में भी है। एक छोटी सी बात अपन लोग करें। बहुपद के अंदर अपने पास में 2 चीज आने वाली हैं। बहुपद के अंदर मूल आए, ये शून्यक आएंगे, शून्यक। और जिस दिन बहुपद चेंज होता है द्विघात समीकरण में चेंज होगा। द्विघात समीकरण में, ठीक है साहब। इसके अंदर अपने पास में क्या असमीकाएं। ये चैप्टर असमीकाएं करके है 4.2। 4.1 में ग्राफ, इसको दूसरी भाषा में कह दूं ग्राफ।
ठीक है साहब। तो द्विघात समीकरण में बहुपद जो चेंज होता है तो दोनों में बस एक माइनर डिफरेंट होता है। और ध्यान रखना, एक हमारे पास में समीकरण होता है x² + 2x + 3, ये अभी तक बहुपद है। क्या है सब? बहुपद है। लेकिन किसी दिन इसकी तुलना कर दी किसी और से, 2x + 3 = 0, ये कर दिया, ये मेरे पास में द्विघात है। इसके शून्यक प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भैया? शून्यक। शून्यक क्या है उनके विषय में पूरे डिटेल से जब चैप्टर पे आएंगे अपन लोग बात करेंगे। यहाँ अपने आप में इसके जो प्राप्त होंगे, इसके प्राप्त होंगे भैया मूल। क्या प्राप्त होंगे? इसके मूल प्राप्त होंगे। अपन लोग वहां पे पूरा डिटेल से बात करेंगे कि मूल और शून्यक में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि मूल और शून्यक में, जानते हैं भैया मूल निकालना, जानते हैं शून्यक, समझते दोनों एक जैसे हैं, और लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंट में अपन बात करेंगे। त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ ली होगी। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पूरा की पूरा ढंग से पढ़ेंगे अपन लोग, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा त्रिकोणमिति को जड़ से पढ़ेंगे, जहां से अपन लोग उसको समझते करते हैं सब। ठीक है साहब। साइन है तो साइन ही क्यों होता है, अपन लोग एक छोटे सी बात कर लें कि साइन 90 - थीटा, किसी ने बोला भैया आगे जाके कॉस थीटा होता है, अपन भी जानते हैं ये होता है, बुक में लिखा हुआ है ये होता है, लेकिन अपन यहाँ बात करेंगे ये क्यों होता है भैया, ऐसा क्या कारण है कि साइन 90 - थीटा कॉस क्यों हुआ, टेन क्यों ना हुआ। ठीक है साहब। यहाँ तक अपन लोग बिल्कुल डीपली चर्चा करने वाले एक एक टॉपिक पर, तो आप लोग बस लाभ उठाए। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद में अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेशन है। आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ के अंदर बिंदु, इसके अंदर दो चीजें हैं भैया, एक तो है विभाजन, विभाजन, और एक है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। विभाजन भी दो प्रकार का भैया, एक तो अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन। एक अंत्य विभाजन और एक बाह्य विभाजन, दो प्रकार का विभाजन है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी चर्चा और कर दूं मैं। जो अपने पास अंत्य विभाजन क्या है और बाह्य विभाजन क्या है, निर्देशांक ज्यामिति नवा चैप्टर है, नवा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। पूरा डिटेल से अपन लोग बात करेंगे इस चैप्टर पे जब अपन लोग आएंगे। पर थोड़ी सी बात बता दो, इसके अंदर दो चीजें, एक तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, और एक है अपने पास में विभाजन। जैसा अभी बताया था मैंने, विभाजन कितने प्रकार का? दो विभाजन का, दो प्रकार का, एक अंत्य और एक बाह्य। ठीक है सर। अब ध्यान दें, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के लिए एक सूत्र होता है, सभी जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर। बुक में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। लेकिन बड़ी बात तब बताऊंगा जब मैं टॉपिक पे आऊंगा, उस समय बताऊंगा कि यही क्यों होता है, ये कहां से आया निकल के। ठीक है सर। यहाँ तक बात कर। ऐसी अंत्य विभाजन यदि बात करूं तो अंत्य विभाजन x बराबर क्या है, m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2, m1 + m2, या y बराबर m1 x2 माइनस m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक सर। बाह्य में सेम की सेम आएगा भैया, केवल प्लस की जगह माइनस लग जाना है। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, ये आ जाना भैया, है ना। ये भी फॉर्मूले कहां से निकल के आए, यहां तक अपन लोग बात करेंगे पूरा डिटेल से। इसके बाद में 10वां जो चैप्टर है, आपको मैंने बताया लॉकस है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अभी बात कर रहे हैं केवल सिलेबस पे, जिससे कि अपन रूबरू हो जाए क्या पढ़ने वाले हैं और क्या चलेगा अपना साहब। ठीक है सर। तो सबसे पहले मंजिल को प्राप्त करने से पहले मंजिल का रास्ता अपने को पता होना चाहिए, और मंजिल का रास्ता यदि अपने को पता होता है फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं होती भैया, है ना। ठीक है। तो अपन लोग देखें इसके बाद में क्या है साहब, बिंदुपथ। 10वां चैप्टर बिंदुपथ। बिंदुपथ के बारे में मैं आपको बता दूं साहब, बिंदुपथ के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं अपन लोग। बिंदुपथ बोले तो बिंदु का रास्ता, पथ रास्ते को कहते हैं ना, बिंदु का रास्ता। किसका रास्ता? बिंदु का रास्ता, है ना, बिंदु के द्वारा तय किया गया रास्ता। रास्ता कैसी होता है? बिंदुपथ की परिभाषा की अपन लोग बात करेंगे। बिंदुपथ की जो लोकस है, लोकस की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है सब, उस पर यदि अपन बात करें तो वो क्या होती है भैया। ठीक है। तो उसके लिए कोई भी बिंदु है,
ये बिंदु है, ये गतिशील बिंदु है, गति करेगा भैया, और ऐसे ऐसे करके ये गति कर रहा है, तो इसने जो ये रास्ता तय किया ना, यही बिंदु पथ है। लेकिन क्या रास्ता ऐसे मुंह उठा के कर लेगा तय? नहीं साहब, रास्ते को तय करने के लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी। तो किसी भी बिंदु के द्वारा कुछ नियम व शर्तों के मध्य काम करते हुए तय किए गए रास्ते को अपन लोग क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। किसी भी बिंदु के द्वारा कुछ नियम व शर्तों के अनुसार तय किए गए जो रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? लॉकस कहलाता है साहब, है ना, बिंदु पथ कहलाता है। ऐसे ही बिंदु पथ में जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एक चीज, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल क्या है कि मैंने ले लिया कि कोई भी एक बिंदु है, उस बिंदु को शर्त दे दी, कोई भी एक गतिशील बिंदु किसी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, तो उसके द्वारा निर्मित बिंदु पथ क्या होगा साहब? लॉकस होगा निश्चित है। हाँ साहब, तो अपने पास में मैंने क्या बोला, मेरे को साफ साफ भाषा में समझना कि कोई भी एक मूविंग पॉइंट, एक गतिशील बिंदु, यहाँ समझना मेरे साथ में, एक मूविंग पॉइंट हलचल करेगा, गति करेगा साहब। कोई भी एक गतिशील बिंदु किसी स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट ये नहीं हिलेगा साहब। अब इसको गति करनी है, इसके लिए शर्त दे दी, मैंने कहा गति करेगा लेकिन कुछ शर्तों से करेगा। इसको मैंने शर्त दे दी, शर्त क्या दे दी साहब कि ये जो दूरी रखेगा ना वो बराबर रखेगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर दूरी है ना, मैंने इसको शर्त दे दी, तो क्या कहीं गति कर 5 दूरी रखना बस, तू कहीं गति कर 5 की रखना भैया दूरी, कहीं भी गति कर दूरी 5 की रखना बस, कहीं पे भी जाओ दूरी 5 की, दूरी 5, दूरी 5, दूरी 5, दूरी 5। इसका जो अपने आप में जो रास्ता बना वो रास्ता क्या कहलाया? एक वृत्त कहलाया भैया। ये लॉकस की डेफिनेशन वृत्त की कल को कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो लॉकस में डेफिनेशन क्या देंगे? कोई भी एक बिंदु किसी स्थिर बिंदु से, कोई भी एक बिंदु बोले तो गतिशील बिंदु, कोई भी एक गतिशील बिंदु किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, तो उसके द्वारा निर्मित जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, या उसके द्वारा बंद जो आकृति होती है, वो क्या कहलाती है भैया? वृत्त कहलाती है साहब। सही बोला क्या मैंने? नहीं साहब, इसमें भी फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट क्या है? मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया कि कोई भी एक स्थिर बिंदु है और गतिशील बिंदु है, गतिशील बिंदु गति कर रहा है। अब मेरे साथ में थोड़ी देर देखना, 1 मिनट, ये जो पॉइंट है ये फिक्स है, मैंने रख लिया, ये गतिशील पॉइंट है, और इसके बीच में धागा बांध के उसको टाइट पकड़ के खींचा हुआ है ना, तो वो क्या है कि इसके साथ घूमेगा, तो दूरी बराबर रख के, सपोज करो मेरी कौन सी गारंटी है, मैं ऐसे घुमाऊं, मैं उसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, उसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे भी घुमा सकता हूं, ठीक है साहब, ऐसे भी घुमा सकता हूं उसको, ऐसे भी घुमा सकता हूं उसको, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये तो भैया वृत्त नहीं बना, क्या बन गया भैया? गोला बन गया, गोला। तो बोले डेफिनेशन किसकी हो गई? ये गोला की हो गई। तो सुधारो भैया अपनी डेफिनेशन को। अब सुधारने के लिए क्या है? बस एक वर्ड ठोक दो इसके बीच में, फिर कहीं नहीं जाएगा, ये निश्चित है। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, किसी भी समतल पर, कहां साहब? किसी भी प्लेन पे, समतल पे, कोई गतिशील बिंदु किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, कोई भी गतिशील बिंदु किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, तो उसके द्वारा निर्मित जो पथ है, जो रास्ता है, वो क्या होगा? वृत्त होगा। अब इसमें से उठ के तो जाने फिर आप जैसे उसके आगे से अपन लोग प्लेन हटा देंगे, समतल हटा देंगे, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। ध्यान रखना, गोले की डेफिनेशन निकल के आ गई यहाँ से। कोई भी बिंदु किसी स्थिर बिंदु से, बोले अंतरिक्ष में कोई भी बिंदु किसी स्थिर बिंदु समान दूरी रखते हुए गति करे, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो उसके द्वारा क्या बनेगी? आकृति गोला बनेगी। लेकिन एक वर्ड मैंने आगे जोड़ दिया, वो क्या जोड़ दिया साहब? समतल। किसी भी समतल में कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी रखते हुए गति करे, तो उसके द्वारा निर्मित जो बंधाकृति होगी वो क्या होगी? सब वृत्त होगी। अब उसमें जो स्थिर बिंदु है ना, स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। जो नियत दूरी है ना, निश्चित जो दूरी है, वो दूरी क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या कहलाएगी साहब। क्या कहलाएगी साहब? उसकी त्रिज्या कहलाएगी साहब। बात यहाँ तक पकड़ में आ गई होगी है ना? यहां तक यदि बात मेरी पकड़ में आ गई है तो अपन लोग आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट, इसी प्रकार से अगली समांतर रेखा की डेफिनेशन है, अपने आप में कुछ इसके गुणधर्म है, वो पूरे डिटेल में अपन लोग प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली प्रश्नावली आती है समरूपता साहब। क्या आती है साहब? समरूपता। बात करते हैं साहब समरूपता पे। समरूपता, समरूप क्या होता है साहब? समरूप मतलब एक जैसा रूप। क्या साहब? एक जैसा रूप, एक जैसा रूप, बोले दिखने में एक जैसी, होगा वो सकल वकल एक जैसी भैया। अब सकल वकल से मतलब क्या है? दो चीजें बराबर होनी चाहिए इसके अंदर। एक तो साहब संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी? समानुपाती। कैसी साहब? समानुपाती। ठीक है साहब, वर्ड समझेंगे और ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है संगत। संगत भुजाएं कैसी साहब? समानुपाती। और एक सब संगत कोण समान, संगत कोण समानुपाती, संगत कोण कैसे हैं? बराबर,
संगत कोण बराबर होने चाहिए। एक स्पष्ट वर्ड यूज कर रहा हूं आपके लिए, संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कोई भी एक आकृति है, इस प्रकार से अपने पास में ये आकृति बना ली, एक आकृति ये बना ली मैंने अपने पास में, ये दोनों दोनों समरूप होंगी। इस चीज के लिए दो चीजें हैं, एक तो ये कोण संगत कोण बोली, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का 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 और इस भुजा का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर। बोले तो जैसे कि ये 2 सेमी है, ये 1 है, कल को ये 10 है तो ये 5 है, ये 8 है तो ये 4 है, ठीक है साहब, ये 3 है तो ये 1.5 है, ठीक है साहब। बोले तो भाई 1 अनुपात 2, समान अनुपात होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए, तो आकृतियां कैसी होती है, सब समरूप होती हैं। अब समरूपता के ऊपर कई सारी प्रमेय हैं और वास्तव में समरूपता अपनी क्या है, ये त्रिभुजों की है। किसकी है साहब, त्रिभुजों की समरूपता है साहब। किसकी समरूपता है साहब, त्रिभुजों की समरूपता है। अब अपन लोग बात करें तो बात क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर जो क्या दिया हुआ, नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है कि प्रश्नावली जो 12 और 13 है वो सर्किल वृत्त के ऊपर दी हुई है। तो वृत्त के अंदर क्या आएगी साहब, प्रमेय आएंगी साहब, किसके ऊपर साहब, स्पर्श रेखाओं पे साहब, 13वीं प्रश्नावली में साहब स्पर्श रेखाओं पर, ठीक है साहब। यहां साहब जीवाओं पे, यहां साहब वृत्तखंडों पे, वृत्तखंडों पे, ठीक है साहब। ये 12वीं प्रश्नावली है साहब। जैसे कि मैं कह दूं कि यदि दो जीवा समान लंबाई की हैं तो उनके द्वारा केंद्र में जो बने हुए कोण है ना, कि जीवाओं की लंबाई बराबर है तो ये कोण का मान भी बराबर है, कोण ये 50 तो ये भी 50 बराबर सेम, ठीक है साहब। आएगी साहब कहानी सबसे मस्त फिर में आएगी, एक ही चाप के द्वारा केंद्र बना कोण प्रदीप बने कोण का दोगुना होता है सब, मस्त आएगी साहब। ये अपने आप में यदि अपने पास में 100 डिग्री है ये 50 होगा भैया, ठीक है साहब। इसको अपन लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे आगे जाके। इसके बाद नेक्स्ट यदि कहानी पे अपन लोग बात करें तो नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी इतनी सी है बस, ठीक है, कि इसके बाद में जैसे कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक है साहब, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त हो गया, व्यास से खींच लिया, इसके द्वारा ये बना हुआ कोण कैसा होगा साहब, 90 डिग्री का होगा। ये भी अपन लोग प्रूव करेंगे, पूरा तरीके से प्रूव करेंगे। इसके बाद में आगे यदि मैं बात करूं 13वीं प्रश्नावली में क्या है, स्पर्श रेखाओं पे, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है साहब। इन चीजों को प्रूव करेंगे हम 13वीं प्रश्नावली में जाके, दोनों सर्कल्स पे डिपेंड है। इसके बाद में चौथी प्रश्नावली में आपने 11वीं 9वीं क्लास में भी किया होगा, उसमें क्या है कि त्रिभुजों की रचनाएं, ठीक है साहब, त्रिभुजों की रचनाएं करना, ठीक है, वृत्त की रचना करना, स्पर्श रेखाओं की रचना करना। रचनाओं से संबंधित है, सपोज करो कि 5 सेमी त्रिज्या का, त्रिज्या कितनी है साहब, त्रिज्या 5 सेमी है, एक वृत्त दिया हो, बड़े नॉर्मल तरीके से निकालने के मतलब गारंटी है 10वीं के में, बिल्कुल नथिंग एल्स, बिल्कुल इजी है, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। त्रिज्या 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, इसमें कोई बिंदु पी है, बिंदु कैसा है पी, उस पर स्पर्श रेखा खींचनी, क्या करनी है साहब, स्पर्श रेखा खींचनी, हाँ साहब, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब ये वृत्त है साहब, इस वृत्त की परिधि पे बिंदु पी दिया हुआ है, स्पर्श रेखा के लिए त्रिज्या में लाएंगे और यहाँ पे अपने प्रकार से 90 बनाना आना चाहिए, नहीं भी आता तो मैं बता दूंगा, ये इसकी स्पर्श रेखा कैसी है, इस प्रकार से काम करना, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे साहब, ठीक है साहब। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है अपने आप में रचनाओं के बाद में, वो आता साहब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन समझते होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है साहब, घन का क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है साहब, इनके ऊपर बात होगी साहब, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, पूरे एक एक सूत्र को अपन लोग क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। ये साहब मैंने कल लोगों को बोल दिया साहब कि अपने पास में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं तो यहाँ पे बात करूंगा पाई आर स्क्वायर क्यों होता है भैया, कुछ और क्यों नहीं होता, ठीक है साहब, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। आयतन है जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्यों होता है साहब, आप लोग चाहोगे कि साहब ट्रिक के माध्यम से कहते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे, पूरे फॉर्मूले उंगलियों पे होंगे, बिना रटे हुए, गारंटी है मेरी, एक एक का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में ये क्षेत्रमिति हो गया। क्षेत्रमिति के बाद में अगला चैप्टर आता है 17वां, वो है बारंबारता। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चों की संजीवनी है साहब, ये है ना, इसको बच्चे संजीवनी मानते हैं साहब, संजीवनी बूटी है साहब, मरने से बचाती है बच्चों को साहब, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें बस बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, एक माध्य है और एक माध्यक है, मीन मीडियन है और एक बहुलक है, ठीक है साहब। ये मीन हो गया, ये मीडियन हो गया, ये बहुलक हो गया, ठीक है ना। तो अपन लोग मीन मीडियन और बहुलक पे अपन लोग खूब आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे। माध्यक भी 2 प्रकार से निकालेंगे अपन लोग, एक तो निकालेंगे सब साधारण, हाँ, और एक निकालेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य,
ठीक है साहब। इसको भी अपन लोग दो प्रकार से निकालेंगे, एक निकालेंगे साधारण तरीके से, कल्पित माध्यम से। बिल्कुल 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसमें साहब, हर साल आता है निश्चित रूप से। यहां तक बच्चे खुद जज कर लेते हैं, मेरे साथ में पढ़ते हैं जो किस साल कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स होता है पहले से सब, कौन से वाला आने वाला है। ठीक है ना, मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में बता दूंगा, कारण सहित बताऊंगा। मैथमेटिक्स के आदमी सिद्ध करें करनी मानूंगा वही सब है ना, मैं आपको कारण सहित बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, आप लोग खुद कह जाओगे बिल्कुल हाँ साहब यही आने वाला है साहब। ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद में लास्ट जो अपने पास में चैप्टर है, ध्यान रखना सबसे इजी जो चैप्टर है वो है अपने पास में प्रायिकता, है ना। प्रायिकता में साहब क्या है साहब, अनुकूल घटना कुछ नहीं है, संभावना मात्र है। और इसकी प्रायिकता तो बिल्कुल इजी है साहब, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, कुल घटना, ये प्रायिकता होती है साहब दुनिया में। ध्यान रखना प्रायिकता ऐसी चीज है ना, जिसकी सभी प्रायिकता का योग एक होता है। प्रायिकता का उत्तर कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है, प्रायिकता का उत्तर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मतलब प्रायिकता का उत्तर कहां खत्म हो जाए, दुनिया प्रायिकता की दुनिया कहां खत्म होती है, 0 से 1 के बीच में खत्म हो जाती है सारी प्रायिकता की दुनिया। ठीक है ना साहब, आराम से पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसमें अपने पास सिक्कों की बात आएगी, पासों की बात आएगी। मैं समिति बनाना पूरा डिटेल के साथ में बनाऊंगा। काफी लोग जानते हैं साहब 2 सिक्कों की बात करती, 2 सिक्के, 2 सिक्कों को उछाला, बच्चों ने दिमाग लगाया कितनी समष्टि बनेंगी, हो सकता है दोनों पे ऐड आ जाए, समझ रहे हो, एक पे ऐड एक पे टैल आ जाए, हो जाए नहीं साहब एक पे टैल एक पे ऐड आ जाए, नहीं साहब दोनों पे टैल आ जाए। बोल के सवाल कोई संभावना बनी क्या, नहीं बनी ना, सोच लिया तूने अच्छी बात है। नहीं साहब मैं तो कल को 3 सिक्के उछालू, क्या करूं साहब, 3 सिक्के उछालू साहब। 3 सिक्के उछालने पे घटना क्या बनी साहब, तीनों पे ऐड आ जाए, है ना, इस पे ऐड आ जाए, इस पे ऐड आ जाए, इस पे टैल आ जाए। ठीक है साहब, इस पे ऐड आ जाए, इस पे टैल आ जाए, इस पे ऐड आ जाए, इस पे ऐड आ जाए, इस पे टैल आ जाए, इस पे टैल आ जाए, है ना। आप ध्यान करना, मैंने को रिपीट तो नहीं कर जाता हूँ ना, बिल्कुल अलग अलग ही बना रहा हूँ ना, एक जैसी 2 घटनाएं तो नहीं बना दूँ। ठीक है, इस पे टैल आ जाए, इस पे ऐड आ जाए, इस पे ऐड आ जाए, इस पे टैल, इस पे हेड, इस पे टैल, है ना, और इस पे टैल, है ना, और इस पे टैल, और इस पे हेड, और तीनों टैल, तीनों टैल। ठीक साहब, कुल कितनी समस्या है, 4 थी या 8 थी। ठीक है साहब, कल को साहब 3 सिक्कों तक भी अपन लोगों को संभाल लिया, वैसे बच्चे बहुत सोचने लग जाएंगे, कोई रिपीट नहीं हो जाए, डबल नहीं हो जाए, काफी सोचना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा परफेक्ट तरीका बता दूंगा जहां से अपने को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, सीधा निकल के आ जाएगा। कल को सपोज कर 4 सिक्के फेंके तो, 4 सिक्के फेंके तो कितनी समझती, 16। क्यों बनी 16, पहली बात। दूसरी बात 16 हम बनाए कैसे, कहां तक सोचो, 5 बैंक की साहब 32 बनेगी, कहां तक सोचूं साहब, कोई तो तरीका होगा दुनिया में इनको बनाने का, उस तरीके की तरफ हम लोग लेके जाएंगे आपको। ठीक है साहब, इसके बाद अपने आप में आती है 4 नंबर की रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा बिल्कुल इजी है, इसमें से 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी है इस बात की। सड़क सुरक्षा आप जाके बस 2 क्लास लेना मेरी सड़क सुरक्षा कर, जाके एग्जाम में कराना, आपका हो जाएगा साहब। ठीक है साहब, तो अपन लोगों का इस प्रकार से मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। और इस मैथमेटिक्स को अपन लोग जो स्टार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिनोमियल से, बहुपद से। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपन लोग पिछली क्लास में भी पढ़ के आए इस टॉपिक को, और अपन लोग थोड़ा बहुत इसमें बहुत विश्लेषण करेंगे। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ बहुपद। एक डेफिनेशन के साथ में काम करता हूं, बहुपद। सबसे पहली बात, बहुपद क्या है, कहीं से रट्टी पिटी नहीं बोलूंगा मैं, आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा बात करेंगे भैया, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे सब। बहुपद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए आप लोग, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है बहुपद, बहुपद क्या है। बहुत सारे लोग दुनिया भर का बहुपद पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता बहुपद क्या है। अब मैं बात करता हूँ, मेरे लिए एक बात बताओ, एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बात कर रहा हूँ आपसे, कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है साहब, मैं आपको बात कर देता हूँ कि सपोज करो कि मैंने साहब दे दिया x² + 2, x² + 2 + 0 बराबर 0, है ना, √x + x², है ना, और साहब x + x⁴/2 और x + 1/x। अब इसमें से कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है, तब जाके अपन लोग डेफिनेशन पे आएंगे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो वहां जाके देखें। देखो साहब, बराबर आते ही ये बहुपद नहीं है, समीकरण है। बहुपद किसमें बदल चुका है, समीकरण। ये बहुपद है, सही बात है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है साहब, तो सिंपल सी बात है,
जो बहुपद यदि मैंने लिख दिया x प्लस एक्स की पावर -2, क्या ये बहुपद है? नहीं, बिल्कुल बहुपद नहीं है साहब। क्यों नहीं है? इस पे चर्चा वाली डेफिनेशन करेगी, गारंटी है। मैं आपको ऐसी क्लियरिटी की डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान रखना कि आप लोगों को पूरे जीवन काम आएगी। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ में सुनिए 1 मिनट, है ना। तो देखिए साहब, बहुपद की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी, कैसे पता है क्या बोलते हैं वो, वेरिएबल्स बोलते नहीं बोलते, चर बोलते कि नहीं बोलते, है ना। तो यदि चर पदों की घातांक धनात्मक पूर्णांक हो तो वे बहुपद कहलाते। क्या कहलाते साहब? ये बहुपद कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब कि चर पदों की जो घातांक है वो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर बोले तो पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। यदि वो धनात्मक है, पूर्णांक है, तो वो निश्चित रूप से बहुपद होगी साहब, ठीक है ना, अदरवाइज बहुपद नहीं होगी। अब देखिए इसकी जो घातांक थी पॉजिटिव है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक बोले पूरा पूरा अंक बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बहुपद है। ये बराबर से बिगड़ गई कहानी। इधर साहब देखिए एक्स की पावर रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, पूर्णांक है क्या? ये नहीं है ना, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये पूर्णांक है क्या? नहीं है ना, इसलिए बहुपद नहीं है। इधर बात करें ये सब x प्लस एक्स को प्लस एक्स की पावर -1 धनात्मक है क्या, पॉजिटिव है क्या? ये नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसकी घातांक पॉजिटिव है क्या? नहीं है ना, इसलिए बहुपद नहीं है। तो सबसे सॉलिड डेफिनेशन ध्यान रखना, बहुत ही विशेष है, किताब में जक मार मार के ढूंढ लेना, आपको नहीं मिलेगी सब, नहीं कोई जल्दी से बताएगा, ठीक है ना। तो अपन लोग आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, और बहुपद के ऊपर अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट से। तब तक बने रहें, धन्यवाद।